क्या क्या चलने लगेगा डिजिटल पेड? लैपटॉप में चल रहा है यार, कंप्यूटर नहीं चल रहा था, लैपटॉप में चल रहा है। सर यस सर, ये आपके वाले नोट्स भी मिल सकते हैं क्या सर पीडीएफ में? मिल जाएगा बेटा, भेजा था गूगल क्लासरूम में, भेज दिए मैंने, भेज दिया सर। ओके गूगल क्लासरूम चेक किया करो रोज, ठीक है? ठीक है। यस सर। ठीक है, कितने आ गए? अरे आपने भेजा नहीं है वो अपॉइंटमेंट कैलेंडर? आपको क्या वैसा नहीं दिया था क्या? नहीं, जोशी के मेल करते हैं? जोशी जी के मेल करते तो जोशी से सबको मेल करते हैं यार। नहीं, सबको नहीं कहते, उन्हीं के मेल से निकालेंगे। कर देना यार फॉरवर्ड। अभी अभी क्लास चल रही है क्या क्लास? चलो ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर कल का असाइनमेंट एक बार डिस्कस करना ना। कल के असाइनमेंट का थोड़ा ढंग से समझ नहीं आया कि बनाना ये असाइनमेंट को था? डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल क्लास में। लेक्चर प्लान देखे होगे, असाइनमेंट अच्छा, है, हाँ। क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन डाउट आएगा न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल अगर प्रॉब्लम आएगा वो सब कुछ ट्यूटोरियल में सॉल्व किया जाएगा। ट्यूटोरियल बस मैंने अभी लेक्चर प्लान में एक बार लिखा है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ। मैं 10 बजे तक का वेट कर रहा हूँ, तो पार्टिसिपेंट कम है इसमें।
सर मुकेश सर दरवाजा डोर बंद कर देना। अभी लास्ट क्लास का जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लास्ट क्लास का बचा हुआ था थोड़ा सा। मैंने देखा था यहाँ तक। हेलो हेमंत, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर आ रही है। ये हुआ था ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड, हाँ इम्पैक्ट हाँ लोड हो ये हो चुका गया था। था। ठीक है, ये शॉक लोड हाँ देखिए। सर। शॉक लोड में क्या होता होगा, जैसे ये इम्पैक्ट लोड अप्लाई हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट में, और ये जो सपोज ये हैमर है, ये हैमर इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ डिटैच नहीं होगा, आप मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए ये इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। तो वो जब अप्लाई करेगा तो उसमें डिफॉर्मेशन चेक किया जाएगा कि कितना डिफॉर्मेशन होगा। उसके पहले हम लोग देखे थे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड में क्या है, h इक्वल्स टू 0, हाइट 0 है। इम्पैक्ट लोड में कुछ हाइट से कुछ किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे गिराया जाता है, उसके बाद इस बार का डिफ्लेक्शन या फिर डिफॉर्मेशन चेक किया जाता है। देन शॉक लोड। शॉक लोड देखो क्या होता है। इन शॉक लोड द रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई, दैट इज द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज लेस। जैसे फॉर एग्जांपल बम ब्लास्ट। ब्लास्ट। ठीक है, कोई डेटोनेटर रख दिया मैंने किसी सरफेस पे, उसके बाद ब्लास्ट हुआ, तो वो ब्लास्ट किसके लिए, विद इन सेकेंड्स के लिए होगा। उसके बाद सारे पार्टिकल अलग हो जाएंगे, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स अप्लाई होगा वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, शॉक लोड में होगा। शॉक। ठीक है, उसका ये 3 चीज दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्टेबिलिटी, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्हीं तीनों चीज़ों पे हम लोग सारा इक्वेशन फाइंड करेंगे, और अननोन्स जो भी इक्वेशन फाइंड करके अननोन्स जो भी हैं वो डिटरमाइन करेंगे। 40 मिनट्स हो गए। अरे यार बहुत कम आया। सर आपने बुक नहीं बताई अभी तक। ठीक है, मैं बताता हूँ, आज बताता हूँ। Yes, मैं पहले देख रहा हूँ कि उसका पीडीएफ अवेलेबल है या नहीं है। हाँ नहीं सर, वो ऑफलाइन मोड में हो तो ज़्यादा बेटर रहती ना, क्योंकि अभी वैसे परचेस स्क्रीन करोगे? देखना इतना ज़्यादा हो जाता है। यस सर। भी सही है। पहले मैं देख लूँ किसने किसने भेजा है गूगल क्लासरूम का असाइनमेंट जो कल दिया था मैंने, लेक्चर असाइनमेंट। आशीष मीना है, आशीष मीना सेकंड, आशीष मीना फर्स्ट, ललित शर्मा, ललित शर्मा है इसमें? अभी तक तो ज्वाइन नहीं है। ललित शर्मा नहीं है। रचित भी नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों ने सबमिट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा आपको दिख रहा होगा ऊपर, दिस इज सिग्मा। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेसिस्टिंग force offered by the material at a point against the deformation caused due to external loads। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक्सटर्नल लोड मतलब कोई फोर्स अगर लगा रहा हूँ या स्ट्रेच कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ,
या उसके डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो द इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट जो होती हैं, जो उसके डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब वो देखेंगे कि स्ट्रेस हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं, और मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल एट अ पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स। अब लोड्स के कितने तरह के होते हैं, लोड्स हमने सुना था, बताया था, फोर्स, टॉर्क, मोमेंट अप्लाई करना, ये एक तरह का लोड है। अब डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के लोड हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस भी जनरेट होंगे। द इंटरनल असिस्टिंग फोर्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती हैं, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं कि डिफॉर्मेशन उसके अंदर ना हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस पे मैंने फोर्स लगाया P, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस वन A, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जो साइड से दिखाई देगा, उस पे फोर्स लगाया P एट द सेंटर। तो अब अगर मैं इस सेंटर पे यहाँ पे किसी डिस्टेंस पे इस मटेरियल के अंदर जाके देखूंगा, तो एक इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स होगा जो इसके डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करेगा, रोकेगा कि इसका डिफॉर्मेशन ना हो। तो ये सारे हर एक पॉइंट पे लग रहे होंगे, जो इसके इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जो इसके डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे लगेगा। तो इस हर एक पॉइंट, सारे पॉइंट मिला के क्या हो जाएगा, एक एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो वो सारे फोर्सेस डिवाइडेड बाय दैट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, वो स्ट्रेस क्या कर रहा है, इस अप्लाइड फोर्स जो कि क्या करना चाह रहा है, डिफॉर्मेशन करना चाह रहा है इस मटेरियल के अंदर। हेलो, हेलो, हाँ सर, बीच में वॉइस ब्रेक हो गई। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स क्या करेगा, जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है उसको रेसिस्ट करेगा ताकि इसमें डिफॉर्मेशन ना हो, किसी भी मटेरियल में डिफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, फोर्स की वैल्यू क्या है, P डिवाइडेड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इट इज डिफाइंड एज अ पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको नहीं देखना, ये सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सेंटी। हेलो, चलो यस सर। तो 1 किलो पास्कल कितना होगा, 1000 पास्कल। 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू, मेगा मतलब 10⁶ होता है ना, मेगाबाइट MB। यस सर। ठीक है, वैसे ही गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल इक्वल्स टू 10⁹ पास्कल। तो ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, या फिर कहीं भी थियोरेटिकल पार्ट में भी आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आएगा, यंग्स मॉडुलस आएगा, 200 गीगा पास्कल लिखा रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो पास्कल से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 10⁶ पास्कल इज 1 मेगा पास्कल एंड 10⁹ पास्कल इज 1 गीगा पास्कल। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। क्यों देख रहे हैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रेशर का भी फार्मूला क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन एरिया। तो डिफरेंस क्या है, फर्स्ट इज प्रेशर इज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। हमेशा प्रेशर बाहर से ही लगता है, और स्ट्रेस अभी क्या बोला हम लोगों ने, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, the stress is an internal resisting force per unit area. The second is pressure is always normal to the area. प्रेशर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर ही अप्लाई होगा। ठीक है,
लेकिन स्ट्रेस नीड नॉट टू बी नॉर्मल टू द एरिया। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ही प्रेशर अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज प्रेशर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी बट स्ट्रेस इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? टेंसर किसी से कौन कोई बोलना चाह रहा है? जो बताना चाह रहा है, रेज योर हैंड फ्रॉम द ऑप्शन। रचित और नवीन, सॉरी ललित, रचित और ललित, हमेशा लेट आ रहे हो तुम लोग। हाँ हेमंत बताओ। हाँ सर, टेंसर है ना, वेक्टर थोड़ी, टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ सर। हेलो, मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। हाँ बताओ हेमंत। हाँ सर, इसमें टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर लिखा हुआ है ना। टेंशन ऑफ सेकंड, ये पूछ रहे हो, बताना चाह रहे थे अभी तुम? नहीं सर, पूछा है कि टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर और वेक्टर सेम है या? हाँ दोनों सेम है। टेंसर जनरल टर्म है। अगर वेक्टर का फर्स्ट ऑर्डर है तो वो वेक्टर बोलते हैं उसको, और सेकंड ऑर्डर है तो उसको टेंसर बोलने लगते हैं। सेकंड ऑर्डर का टेंसर बोलने लगते हैं। अभी सेकंड ऑर्डर का क्यों टेंसर है ये हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। अभी स्ट्रेस को सेकंड ऑर्डर क्यों बोला जाता है मैं बताऊंगा बाद में। हो गया? ये कृष्णा बताओ। जी सर क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और वो तो किसी एक डायरेक्शन में ही अप्लाई हो रहे हैं इसलिए। तो प्रेशर भी तो फोर्स है, प्रेशर में भी तो फोर्स है। हाँ तो सर इसीलिए तो स्ट्रेस की डायरेक्शन है ना। प्रेशर में डायरेक्शन क्यों नहीं है जब प्रेशर में भी फोर्स आता है? प्रेशर में फोर्स नहीं आता है? पता नहीं सर, आता है फोर्स आता है ना। सर बट प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और स्ट्रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है। तो पॉइंट पे लगेगा तो वो वेक्टर हो जाएगा। नहीं सर, तो प्रेशर की डायरेक्शन कहाँ से शो होगी? स्ट्रेस की तो होगी ना। अभी बोला ना। सर अच्छा प्रेशर की डायरेक्शन प्रेशर शो तो नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अभी यहाँ पे लिख बोला था हमने, स्ट्रेस नीड नॉट टू बी नॉर्मल टू द, सॉरी, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया। वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, उसका डायरेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन उसकी क्वांटिटी और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो गया, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। और भी बहुत सारे रीजन है। या फिर प्रेशर को बोल सकते हैं आपने, वाटर, वो पानी के अंदर प्रेशर फील होता है, पानी के अंदर प्रेशर फील होता है, वहाँ पे एक पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होता है। मतलब इसके बहुत सारे डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जिससे इसे बोल सके कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज प्रेशर कैन बी मेजर्ड, स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन बी कैलकुलेटेड ओनली। कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि ये एक डिपेंडेबल क्वांटिटी है। डिपेंडेबल किस पे है अभी हम देखेंगे। स्ट्रेन एक क्वांटिटी आएगा, स्ट्रेन उस पर डिपेंड करेगा स्ट्रेस। ठीक है, प्रेशर कैन बी मेजर्ड कैसे? फोर्स पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। स्ट्रेस का फोर्स कैसे पता चलेगा? फोर्स कैसे निकालेंगे? उसका जो स्ट्रेस पे जो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, उसका फोर्स निकालना मुश्किल है। उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट इज ड्यू टू प्रेशर देयर इज स्ट्रेस बट ड्यू टू स्ट्रेस देयर इज नो प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इंटरनल किसी सरफेस पे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या है? एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ पर यूनिट एरिया पे। अगर फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे पिछला स्लाइड था, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना ये पर यूनिट एरिया पे, सपोज ये प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर क्या होता है? हमेशा कंप्रेसिव होता है, टेंसाइल नहीं होता है। वो प्रेशर ऐसे अप्लाई होगा। तो उस केस में अगर प्रेशर बनाना है इसको, तो ये इस पे कंप्रेस करेंगे, तो इसके अंदर भी वैसा ही स्ट्रेस जनरेट होगा, बट वो स्ट्रेस कैसा होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, बट स्ट्रेस की वजह से प्रेशर जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है,
Yes. At a point the pressure is equal in all direction in static fluid. अभी बताया था फ्लूइड पे all direction में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बट स्ट्रेस नीड नॉट टू बी सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट. हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगे. ठीक है, तो उसका अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेस होगा, और इसका क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर है. तो बोल सकते हैं ना कि एक पॉइंट पे प्रेशर है. अब ये स्ट्रेस को क्या बताएंगे, एक डायरेक्शन में एक स्ट्रेस है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेस अलग अलग है, तो हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेस को डिफाइन करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है, वेक्टर है. और ये प्रेशर को क्या बोलेंगे, एक पॉइंट पे इतना प्रेशर है, उसको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में वो ऑब्वियस हो जाएगा कि हर एक डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू कुछ है जो कि सेम है हर एक डायरेक्शन. हाँ कृष्णा, कुछ पूछ रही हो तुम? हेलो, चलिए नेक्स्ट. नो सर. चलो ठीक है. उसके बाद आता है टर्म स्ट्रेंथ. अब देखो स्ट्रेस हमने समझ लिया, स्ट्रेस क्या होता है. स्ट्रेस है जब भी थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर, तो अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होगा जो कि उसके डिफॉर्मेशन को चेंज होने से रोकेगा. ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या होता है मटेरियल का, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन रेसिस्ट विदाउट फेलियर इज नोन एज स्ट्रेंथ. ठीक है, सपोज वो फोर्स में धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा हूँ, ये फोर्स जो है धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इसमें डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर या फिर फेलियर, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा. परमानेंट मतलब फिर से वापस नहीं आएगा उसका शेप और साइज. ठीक है, तो तब तक मैं फोर्स अप्लाई करते जा रहा हूँ इस पे, और फोर्स अपॉन एरिया में कैलकुलेट करता जाऊंगा. अब वो फोर्स अपॉन एरिया हम लोग मानेंगे कि कांस्टेंट है, एज्यूम करेंगे कि एरिया कांस्टेंट है, इसका एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, बट यहाँ पे एक फेलियर हो जाएगा. तो जिस टाइम पे यहाँ पे फेलियर होगा या फिर फ्रैक्चर हो जाएगा, उस टाइम पे जो फोर्स अपॉन एरिया होगा, दैट स्ट्रेस विल बी बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. ठीक है, उस वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा. ठीक, so the strength depends on the material, therefore the strength is a materialistic properties. ठीक है, strength is the materialistic property, material की property है. उसके बाद उसका next point है, the stress is not a property, it depends on the load and area but not on the material. stress किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स और एरिया पे, सिर्फ फोर्स और एरिया पे डिपेंड करेगा. लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेस पर यूनिट एरिया है, मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब क्या है, उस स्ट्रेस पे जहाँ पे मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा या फिर फ्रैक्चर हो जाएगा. ठीक है, सपोज एक चौक है, चौक पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो एक ब्रिटल मटेरियल है, तो वो उसमें क्या होगा, फ्रैक्चर होगा. अगर एक इरेजर है, इरेजर को मैं अगर स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वो क्या होगा, सपोज सॉरी इरेजर छोड़ो, प्लास्टिक का कोई सपोज प्लास्टिक का क्रिकेट का बैट है, उसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे स्ट्रेच होगा थोड़ा सा, और थोड़ी देर बाद उसका परमानेंट फेलियर हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा. टूटेगा नहीं, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा शेप. ठीक है, तो वो शेप को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक तरह का फेलियर हो चुका है, वो वापस नहीं आ रहा है, बैट खराब हो गई है, क्रिकेट बैट खराब हो चुकी है, वो फेल हो गया. और फ्रैक्चर क्या है, जैसे मैं खींच रहा हूँ टूट गया, डिसकंटिन्यूटी इन द मटेरियल हो गया, तो फ्रैक्चर हो गया. तो किस वैल्यू ऑफ द फोर्स पे वो फ्रैक्चर हुआ है, वो वैल्यू ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज द मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल, एंड दैट मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है कि जो स्ट्रेस तो डिपेंड नहीं करता है मटेरियल पे, स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया पे, क्योंकि फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. किसी भी मटेरियल पे फोर्स इतना लगाओ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना है, सेम है दोनों का. अगर मटेरियल डिफरेंट है, सपोज एक स्टील है और एक प्लास्टिक है, तो उस पर स्ट्रेस जनरेट सेम होगा. ठीक है, लेकिन मैं फोर्स को इंक्रीज करता जाऊं तो जल्दी कौन टूटेगा, स्टील और प्लास्टिक में कौन जल्दी टूटेगा? राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. प्लास्टिक. कौन कम वैल्यू पे टूट जाएगा, कम वैल्यू ऑफ द फोर्स पे टूट जाएगा. क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है.
राइट आंसर जस्ट लाइक एस एंड पी। स्टील लिख दो या फिर जल्दी से जल्दी लिखो आप लोग। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि वीडियो ऑन नहीं किए हुए हैं। ये विश्वजीत सिंह, कौन है मेरा? ऑन हो ना? ऑन है, यस सर। अपना स्क्रीन छोड़ के मत चले जाना बेटा, अपने आप पता चल जाता है वो छोड़ के गया है कि नहीं गया है। पता चला साइड में जाके खाना खा रहे हो। हो गया? स्टील होगा कि प्लास्टिक होगा, समझ में आ रहा होगा कि फोर्स जिसमें ज्यादा अप्लाई हो जाएगा वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या फिर जिसमें कम अप्लाई होगा फोर्स टूटने से पहले। जिसमें फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ ज्यादा, टूटने से पहले उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो जनरेट होगा वही उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, दो स्टूडेंट है, एक पतला है एक मोटा है, दोनों में से किसी एक का हाथ में, पतला मोटा मतलब कि सपोज एक बहुत जिम्नास्टिक टाइप का है, जिम जाता रहता है, तो उसका हाथ खींचूंगा, और एक बहुत ही दुबला पतला है उसका हाथ खींचूंगा मैं। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? जो जिम में जाता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो जो उसका फेलियर हो रहा है हाथ का, सपोज फेलियर का मतलब क्या है? वो सह नहीं पा रहा उसके बाद का लोड। सपोज 10 किलो न्यूटन के बाद का लोड वो सह नहीं पा रहा है। कौन? जो पतला वाला है। तो उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 10 किलो न्यूटन। अब उसके हाथ का, अगर हाथ खींच रहे हो तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस के टर्म में स्ट्रेंथ बताया जाता है। वैसे तो फोर्स के टर्म में बताना चाहिए, बट हम पर यूनिट एरिया के टर्म में बताना चाह रहे हैं ताकि हर एक एरिया का निकाल सकें। ठीक है, अलग अलग एरिया का अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकता है, क्योंकि कुछ एरिया छोटे हैं, कुछ एरिया बड़े हैं। तो एरिया कम वाला, जो एरिया जहाँ पे कम होता है वहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होती है, इसलिए उस एरिया को ज्यादा ध्यान से देखा जाता है कि कहीं ये फ्रैक्चर ना हो जाए। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस के टर्म में निकाला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस इज डेवलप्ड ओनली व्हेन द बॉडी इज कंस्ट्रेंड और रेस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रेंड और रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ब्लॉक है, स्टील का ब्लॉक है, और मैं दोनों साइड से उसको वॉल से बंद कर रखा हूँ, उसको जाने मतलब रास्ता बंद है उसके लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस स्टील को हीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर उसका राइज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा या नहीं मटेरियल के अंदर? हाँ, मान लो कोई एक इंसान है, एक कमरे में बंद कर दिया मैंने, और उसके अंदर कमरा चारों तरफ से बंद है, और उसमें टेम्परेचर में बढ़ाता जा रहा हूँ, स्ट्रेस जनरेट होगा, बाहर निकल नहीं पा रहा है। सपोज वो इंसान प्लास्टिक का है तो उसका क्या होगा? हाँ, फेलियर हो जाएगा। फेलियर हो जाएगा ना? फेलियर क्यों हो रहा है? बिकॉज द स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल। तो एक ब्लॉक है, दोनों तरफ से एक वॉल से घिरा हुआ है, और टेम्परेचर में इंक्रीज करता जा रहा हूँ, ये बढ़ना चाह रहा है बल्कि बढ़ नहीं पा रहा है। अच्छा, मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना, मेरा फेस दिख रहा है? यस सर। तो उसका लेंथ इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, तो अंदर क्या जनरेट होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी या टेंसाइल? कंप्रेसिव होगा। ठीक है, कंप्रेसिव होगा, क्योंकि ये बढ़ना चाह रहा है। अगर मैं एक तरफ का वॉल हटा दूं तो ये लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ तक थोड़ा आगे तक बढ़ जाएगी इसकी लेंथ, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है क्योंकि दीवार क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी। तो ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, या फिर मैं इसको खींचूं, अगर इसको खींच रहा हूं मैं, तो कंस्ट्रेंट क्या है? इसके अंदर का मटेरियल जो कितना स्ट्रांग है, तो वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इसको ना खींचे, तो इसके अंदर क्या होगा? एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि फोर्स कैसा अप्लाई कर रहे हैं उस पर, वो स्ट्रेस उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसा अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है फोर्स, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। द नेक्स्ट इज स्ट्रेस आर डेवलप्ड ओनली व्हेन the deformation or strain is constrained, therefore the strain is the cause of the stress. डिफॉर्मेशन होने की वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा। मैं इसको खींच रहा हूँ, इस पे डिफॉर्मेशन होगा, इसलिए स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट होगी। ये नहीं कि स्ट्रेस जनरेट होगा इसलिए स्ट्रेन आएगी। स्ट्रेन का मतलब है, अभी मोटा मोटी ऐसे समझिए, स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस मतलब फोर्स जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन मतलब है चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन डायमेंशन
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। हम देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है। तो अगर दोनों के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिपेंडेबल होगा या इनडिपेंडेबल होगा, कौन सी क्वांटिटी होगी? अगर मेरा Strain ये होगा मीटिंग भाई। अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है सपोज 25 से पहले 30 तक अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आप ज्वाइन मत कीजिएगा क्योंकि आपका मैथ की क्लास है। अगर उससे पहले डिस्कनेक्ट होता है तो आप ज्वाइन करेंगे फिर से, ठीक है। चलो वाई एक्सिस पे क्या होगा, स्ट्रेस, क्योंकि वो डिपेंडेबल है किस पे, Strain स्ट्रेन पे। हाँ और यहाँ पे स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे क्या होता है, कॉज, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, इफेक्ट। स्ट्रेस होगा विच इज नोन एज इफेक्ट, और नीचे क्या होगा, कॉज विच इज नोन एज स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे फ्री कॉन्ट्रैक्शन इन द लेटरल डायरेक्शन। अभी देखो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ राइट डायरेक्शन में, इसकी लेंथ बढ़ेगी लेकिन उसी समय पे हमको ये पता है कि इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेगा, लेंथ बढ़ गया तो क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, कम होगा। तो कम फोर्स होगा। मैंने ऐसे लगाया और डायमेंशन ऐसे चेंज हो रही है और इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। इस डायरेक्शन में जो चेंज होती है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल, और इस डायरेक्शन में जो चेंज होती है उसको बोलते हैं लैटरल। ठीक है, लिखा हुआ है लैटरल डायरेक्शन। फोर्स के अपोजिट में अगर कुछ चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे लैटरल, और फोर्स के डायरेक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल और भी बहुत सारे तरीके से बोला जाता है कि लेंथ के अकॉर्डिंग। अब लेंथ तो मैं जिसको बोलूंगा लेंथ मतलब कि जो सबसे लंबा डायमेंशन है उसको बोलते हैं लेंथ। अभी तो ये सबसे लंबा डायमेंशन है, लेकिन कभी कभी हो सकता है डायमीटर उसके लेंथ से बड़ा हो, तो डायमीटर को तो लेंथ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक। अगर ये फोर्स में ऐसे अप्लाई करूं तो कंप्रेस होगा, लेंथ छोटी हो जाएगी, डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह के डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस जनरेट होंगे। सपोज इसमें क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है इसलिए लेंथ इंक्रीज हो रही है। इसको बोलेंगे जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसमें राइट इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो स्ट्रेस जनरेट क्या होगा इसमें, इस डायरेक्शन में जीरो, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। डायमीटर कम हुआ है इस डायरेक्शन में, एरिया भी कम हुआ होगा। अब वो एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये कर्वेचर एरिया है, वो एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट फोर्स ही नहीं है उस डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। लेटरल स्ट्रेस इज जीरो, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स आल्सो। द लेटरल इज आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि बार बार इन नोट्स को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये नाम भूल जाओगे, आफ्टर दिस लेक्चर नाम भूल जाओगे, तो ये नाम याद रखना पड़ेगा। ये सारे नाम बार बार यूज होंगे। पहला यूनिट समझ लो इंट्रोडक्शन है पूरा स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल का या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का, और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट ये भी समझ में आ गया, फ्री एक्सपेंशन इन द लेटरल डायरेक्शन। फ्री एक्सपेंशन हो रहा है इधर की तरफ अपने आप, कि कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फिर भी इसके डायमीटर बढ़ रहा है। फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, लेकिन डायमेंशन चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन इन द लेटरल डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है, फ्री कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। नेक्स्ट इज व्हेन द मटेरियल एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रीली, स्ट्रेस इज जीरो। ये जो पॉइंट्स लिखे थे जीरो है, क्यों है जीरो, व्हेन द मटेरियल एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रीली। तो फ्रीली हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इन दैट डायरेक्शन द स्ट्रेस मस्ट बी जीरो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं देखिए, नॉर्मल, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड टेंजेंशियल। टेंजेंशियल हम देखेंगे शियर स्ट्रेस, इसका अलग ही यूनिट है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस के नाम से, यूनिट नहीं है एक चैप्टर है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें टॉर्जनल शियर स्ट्रेस भी देखेंगे, टेंजेंशियल अभी हम लोग देखेंगे। ये सब नॉर्मल, जब फोर्स नॉर्मल अप्लाई हो रहा है सरफेस पे तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। टेंसाइल कब होगा, जब ये राइट डायरेक्शन होगा इस पे, और ये कंप्रेसिव कैसे होगा, इस डायरेक्शन होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। एक मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड, स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर। यस क्या सर। दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है? सर टाइप्स ऑफ of stress. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दिख रहा है, चलो ये देखो। हाँ यस। सपोज एक बार है,
चलो ये बार है सपोज, इस पे मैं इसको बेंड कर रहा हूँ, ऐसे बेंड करूंगा, तो ये बताओ ऊपर का जो सरफेस है वो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा? ऊपर का सरफेस, अगर इस बार को मैं ये बेंड कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, ये पेन है, इसको मैं मोड़ रहा हूँ ऐसे, तो जो सरफेस है यहाँ का, वो क्या होगा? टेंसाइल में आएगा, कंप्रेसिव होगा होगा? सर, नीचे का क्या टेंसाइल होगा? होगा, कंप्रेसिव होगा। कंप्रेस तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो लेंथ बढ़ रही है तो एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, यहाँ पे लेंथ कम होगी इसलिए इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस, जब भी बेंडिंग भी करते हैं तो भी नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ये है क्रॉस सेक्शन, दिस इज क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है स्ट्रेस जनरेट हो रही है। स्ट्रेस जनरेट कैसे हो रही है? ऐसे, क्योंकि लेंथ कैसे इंक्रीज हो रही है? ऐसे ही लेंथ इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में अगर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन बी टेकन फ्रॉम बेंडिंग लोड आल्सो। जब बेंडिंग अप्लाई होगा तभी टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, और अल्टीमेटली वो किसकी कैटेगरी है? नॉर्मल स्ट्रेस की। टेंजेंशियल स्ट्रेस तब होगा जब क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल जाएगा फोर्स, तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल या फिर शियर स्ट्रेस, ठीक है। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस हम लोग देखेंगे, ये एक अलग से यूनिट है टॉर्जन का एक अलग ही यूनिट है, उसमें चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? When a force is applied to a body, it may result in a change in size or change in shape. अगर साइज भी चेंज हो रहा है तो भी बोलेंगे स्ट्रेन जनरेट हुआ है, अगर शेप भी चेंज हो रहा है तो भी बोलेंगे उसमें एक स्ट्रेन मिला है, ठीक है, स्ट्रेन जनरेट हुआ है। तो दिस चेंज इन द साइज और शेप इज नोन एज डिफॉर्मेशन। जो शेप में या फिर साइज में चेंजिंग आ रही है, ऐसा शेप में जो चेंज आएगा उसको कैसे मेजर किया जाएगा? साइज में चेंज होना मतलब लेंथ, विड्थ, थिकनेस, उसमें चेंज होना बोलते हैं, लेकिन शेप में चेंज होना है तो कैसे मेजर करेंगे उसको? अभी देखेंगे हम लोग। शेप में अगर चेंज हो रहा है, शेप में तो दोनों तरह की चेंजेस को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन, ठीक है। और डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल शेप इज नोन एज स्ट्रेन, और स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। यहाँ पे दिख रहा होगा एप्सिलॉन, दिख रहा है? यस सर। अब इसमें देखिए मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसका लेंथ बड़ा है और डायमीटर कम हो गया है, चेंज इन साइज है। अब ये देखो, इस पे मैं फोर्स लगाया ऐसे राइट डायरेक्शन में सरफेस पे, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ये जो ऊपर का सरफेस होगा, यहाँ पर यहाँ पे ऊपर एक सरफेस होगा, ऐसे यहाँ पे सरफेस होगा, उस सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है? चेंज इन शेप हो रहा है। ऐसे साइज तो वही है, ये भी लेंथ वही है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं होगा, ऑलमोस्ट। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन शेप बोल सकते हैं। बल्क में चेंज इन शेप है, वैसे तो डायमेंशन भी चेंज हो रही है थोड़ी बहुत, साइज भी चेंज हो रहा है, बट मोस्टली क्या चेंज हो रहा है? शेप। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे मेजर किया जाता है स्ट्रेन, और यहाँ पे स्ट्रेन कैसे मेजर किया जाता है। तो ये डिपेंड अलग, अगर ये सपोज साइज चेंज हो रहा है तो डिफरेंट स्ट्रेन होगा, शेप चेंज हो रहा है तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रेन होगा। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जैसे नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन कब होगा? जब ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो पहला जैसे आया ये टेंसाइल, टेंसाइल कब होगा? टेंसाइल कब होगा? फोर्स टेंसाइल होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, डायमेंशन इंक्रीज होगा। तो जो देखिए स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ध्यान से सुनिए, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? चेंज का मतलब क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। तो जब टेंसाइल स्ट्रेन होगा तो वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज फाइनल लेंथ तो इंक्रीज हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
तो जो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगा, नेगेटिव। 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 क्यों? क्योंकि फाइनल डायमेंशन क्या हो गई है, कम हो गई है ओरिजिनल डायमेंशन से, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, सो द कंप्रेसिव स्ट्रेन विल बी नेगेटिव। और शियर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो शियर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से शियर स्ट्रेन आएगा, तो यहाँ पे किस शियर स्ट्रेन किसकी वजह से आ रहा है, वो ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप। ठीक, तो नेक्स्ट है द एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन का एक बहुत ही सेट डेफिनेशन है कि द एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन कब होगा जब टेंसाइल फोर्स लगे, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा जब कंप्रेसिव फोर्स लगे ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब सपोज इसका एक्सिस मैंने ले लिया, एक लाइन ले लिया, उसके उस लाइन में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ या फिर पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे अपसाइलन निकालेंगे, अपसाइलन क्या है, नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन लिया, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये किसके केस में पॉजिटिव आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन के केस में, और ये क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेन, उसमें क्या आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि फाइनल लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, फाइनल लेंथ कम हो गई बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव। ठीक है, तो इसको मैं अगर फॉर्मूले से निकालूं तो फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करूं तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, L0 LO मतलब ओरिजिनल लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस अपसाइलन। अपसाइलन क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होगा या नहीं, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। हाँ सर। यस यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस बोलो या यूनिटलेस बोलो, तो यूनिट कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यूनिट में लिख सकते हैं। कैसे, ये चेंज बहुत ही कम में होता है, इसको mm में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, ये ओरिजिनल लेंथ बहुत ज्यादा हो सकता है तो मीटर में लिख सकते हैं, mm पर मीटर इज कैन बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, बट दोनों लेंथ की यूनिट है तो डायमेंशनलेस तो होगा लेकिन यूनिट के टर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो यूनिट डायमेंशन लेस हो गया, लेकिन mm डिवाइडेड बाय मीटर ये यूनिट के साथ होगा लेकिन डायमेंशन लेस होगा। लेकिन अगर दोनों को mm में रखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट लेस भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केस हम लोग यूज करेंगे यूनिट लेस। ठीक, अभी इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई किया है डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखने के लिए। तो जो स्ट्रेस होता है, अगर यूनि डायरेक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स है, इसका लेंथ जो है इस डायग्राम में, इसका लेंथ बाकी सारे डायमेंशन से बहुत ही ज्यादा है, तो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेन दिखाई देता है। ठीक है, उस केस में जो स्ट्रेन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में del u अपॉन del x हो जाता है। ये del u क्या है, del u क्या है, चेंज इन डायमेंशन ऑफ dx, बहुत ही छोटे डायमेंशन में कितना थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये इंटीग्रेट करके हम लोग फाइनल लेंथ भी निकाल सकते हैं इससे। तो ये बस, ये ज्यादा याद नहीं रखना आपको, बस आपको ये पता है L फाइनल माइनस L ओरिजिनल अपॉन L ओरिजिनल, यहाँ से यही आया। ठीक, नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को डिनोट किया जाता है गामा से। टाइम कितना हो गया मैम, के क्लास स्टार्ट होने वाली है? यस सर, टाइम। हाँ ठीक है, सर। अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन पढ़ना होगा हमको। शियर स्ट्रेन सर नोट शेयर कर देना सर। अभी अटेंडेंस जल्दी से दे दो आप लोग। पीपीटी सर। मैंने शेयर कर रहा हूँ ना क्लास में, सॉरी क्लासरूम में। नहीं सर आया नहीं अभी तक, कल नहीं किया था जल्दी से सर, नोट्स नहीं आए थे, सिर्फ असाइनमेंट आया था। नहीं नोट्स भी है। नहीं नोट्स सर तो नहीं है, उसमें कमेंट्स में आता है। नहीं है, नहीं है सर। चलो मैं देखता हूँ, देखता हूँ मैं देख के भेजता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अटेंडेंस हो गया सबका, कोई बचा है? यस यस सर। चलो।